नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, जहां हम आपको बताते हैं कुर्सी के खेल के पीछे की सारी खबरें और सारी कहानियां और वो छोटी बड़ी राजनीतिक खबरें जो आपके फोन पर, आपके व्हाट्सएप पर पहुंचती हैं, लेकिन कितनी सच है और कितनी फेक, सबका टेस्ट होता है इसी किस्सी का कुर्सी का शो में। हमारे मेहमान हर रोज की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, और साथ में हमारे साथ हैं विनोद अग्निहोत्री जी और प्रदीप सिंह जी। देश के तीनों नामचीन पत्रकार जो आपके सामने करते हैं सारी खबरों का पोस्टमार्टम। और आज की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर मैं आपको लेकर जाऊं, उससे पहले किस्सा कुर्सी का में कौन सी 4 बड़ी डेवलपमेंट्स की आज हम बात करेंगे जिनके बड़े सियासी मायने हैं, और इन खबरों में हर राज्य की कहीं ना कहीं आपको झलक दिखाई भी देगी और 2024 को लेकर रणनीति भी आपको दिखाई देगी अलग अलग पार्टियों की। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि तारीख आ चुकी है, जिस तारीख का इंतजार 500 साल से था, राम मंदिर बने और लोग उसके रामलला के दर्शन कर पाए। 22 जनवरी 2024 राम मंदिर का उस शुभ मुहूर्त तय हो गया है। उस रोज कपाट खोल दिए जाएंगे दर्शनार्थियों के लिए और आप जाकर रामलला के दर्शन और पूजन कर पाएंगे, और उस दिन प्रधानमंत्री भी रामलला के दर्शन करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, मोदी 300 सीट जीतेंगे। पार्टी उनकी दावा करती है 2024 में, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की नई स्ट्रैटेजी और वो कौन सी नई जमीन है जो अब तलाशी जा रही है, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। कौन से सहयोगी ढूंढे गए हैं, वो राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी का कभी खाता भी नहीं खुला, वहां कैसे 25 सीट जीतने का दावा बीजेपी इस वक्त कर रही है और उसका बेस क्या है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में अब ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी का झगड़ा और बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और ममता बनर्जी का झगड़ा होना तो अब आम बात हो गई है, लेकिन जो विपक्षी एकता होने की कोशिश हो रही है और पटना में जिस बैठक में राहुल गांधी और ममता बनर्जी मौजूद होंगे, तो वही राहुल गांधी के सिपह सालार अधीर रंजन चौधरी वो ममता बनर्जी को लेकर के जबरदस्त आग बबूला हैं। अभिषेक बनर्जी को सुपर सीएम बता रहे हैं और उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी की और विपक्षी कार्यकर्ताओं की हत्याएं तक हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में यह माहौल है। बात करेंगे महाराष्ट्र की भी। महाराष्ट्र में एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे राज्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। पंढरपुर में श्रद्धालुओं के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, सरकार ने इससे इनकार किया। विपक्ष ने कहा कि यह है असल मुगलिया राज, यह है वो औरंगजेब का राज जिस पर इस सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन केवल ध्रुवीकरण के लिए औरंगजेब का नाम लिया जाता है। इससे पहले कोल्हापुर में, उससे पहले नासिक में बवाल हो चुका है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है महाराष्ट्र में, आज हम इसकी पड़ताल भी करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, आज की सबसे बड़ी खबर है राम मंदिर के कपाट खुलेंगे 22 जनवरी 2024 को। यह तारीख अब आ चुकी है। प्रधानमंत्री भी उस दिन वहां पर मौजूद होंगे। भारी तादाद में साधु संत महात्मा वहां पर होंगे और मंदिर के कपाट खुलेंगे, दर्शन किए जाएंगे, आम लोग वहां पर जा सकते हैं। तो जो इससे पहले एक बार गृह मंत्री अमित शाह ने एक तारीख दी थी, अब स्पेसिफिक डेट आ गई। तब कहा था कि जनवरी 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अब डेट आ चुकी है 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कपाट खोल दिए जाएंगे मंदिर के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस दिन पूजन करेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन मैं इस पर चाहता हूं प्रदीप जी आपका। कितनी बड़ी खबर है ये, और चूंकि आजकल हम हर खबर को इलेक्शन ओरिएंटेड नजरिए से भी देखते हैं, तो राम मंदिर बनकर तैयार होना और उसके बाद मुश्किल 3 महीने के बाद चुनाव होना। नहीं, देखिए बहुत बड़ी खबर है ये। चुनाव की दृष्टि से न देखें तो भी बड़ी खबर है। 500 साल के संघर्ष के बाद ये सपना साकार होने जा रहा है। आज जितने हम लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी ने ये कल्पना भी की होगी कि उनके जीवन काल में राम मंदिर बन जाएगा। लगता था ये पॉलिटिकल पार्टीज खेल खेल रही हैं, वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। ये इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन और 2019, आप याद कीजिए, 2014 से 2019 सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो ये होगा ही। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो लोगों में एक निराशा थी। खासतौर से बीजेपी समर्थक या कहें राम मंदिर के समर्थन में जो लोग थे, उनको लगा कि ये भी वैसे ही निकले, वादा करते रहे, किया कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद जो हुआ है, ये अब बीजेपी कोई भी छोटा भी इवेंट हो तो उसको बहुत बड़ा बनाकर पेश करती है। और ये तो बहुत बड़ा इवेंट है।
जिसका राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। जी, जरा आप इस तारीख को लेकर के और डिटेल्स जो है हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास है। देवेंद्र, बहुत बड़ी खबर है ये, जरा और आपसे तफसील चाहेंगे इस तारीख के बारे में और उस तारीख को वहां पर क्या कुछ होने की उम्मीद है, हम क्या कुछ देख पाएंगे? इसमें सौरभ दो चीज़ें थी। पहली बात तो ये कि जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो हम सभी जानते हैं कि ये एक ट्रस्ट के तहत हो रहा था, लेकिन उसमें दूसरी चीज़ भी है कि उसमें सरकार लगातार जो सरकार से जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि कोविड के दरमियान खास तौर पे एक बड़ा हिस्से का निर्माण हुआ तो उसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में भवन की सामग्री का ले जाया जाना, उसमें राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो मंदिर निर्माण की जो समय रेखा तय की गई थी, उसी समय पे यानी कि दिसंबर 2023 में इस मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। फिलहाल इसी महीने जून के आखिरी सप्ताह में कास्ट समर्पण समारोह हो रहा है। कास्ट समर्पण समारोह का मतलब ये हुआ कि, और ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वहाँ पर लकड़ी की जो दरवाजे लगने हैं, खिड़कियाँ लगनी हैं, उसका काम शुरू हो रहा है। ग्राउंड फ्लोर लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुका है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सागौन की लकड़ियाँ आ रही हैं, उससे भवन निर्माण के लिए जो खिड़की की ज़रूरत है या जो दरवाजे की ज़रूरत है वो लगाई जाएंगी। उसमें योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे, ऐसा हमें बताया जा रहा है कास्ट समर्पण समारोह में। उसके बाद गर्भगृह का निर्माण पूरा होगा। सितंबर तक 5 वर्षीय रामलला की मूर्ति बनवाई जा रही है, उसकी स्थापना कर दी जाएगी। दिसंबर तक मंदिर का पूरा काम पूरा होगा। उसके बाद एक शुभ मुहूर्त के लिए मंदिर निर्माण समिति ने 14 से 21 जून तक के समय पे पहले विचार किया, लेकिन आखिरकार सबसे शुभ मुहूर्त निकला 22 जून का। और अब 22 जून को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पूजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। देश के तमाम संत महात्मा उस दिन वहाँ पे मौजूद रहेंगे और बहुत विधि विधान के साथ इस प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसका पूजन किया जाएगा। और समझा जा सकता है कि ये कितना बड़ा कार्यक्रम होगा। और ये सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि एक राम मंदिर है, बल्कि जितनी चुनौतियों के बाद आप देखें कि सौरभ, जब से अदालत का फैसला आया, अदालत के फैसले के आने से पहले जिस प्रकार की कवायद की गई थी कि इस फैसले को लेकर देश में कहीं भी माहौल खराब ना हो, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। और पूरे संघ के लोग, मुस्लिम वर्ग के लोग आपस में बैठकर ये बातचीत करते थे कि अदालत का कोई भी फैसला आए, माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए और देश में एक छोटी घटना भी नहीं हुई। पहली बड़ी उपलब्धि वो थी। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही जिस प्रकार से निर्माण कार्य को इतने कम समय में इतने बड़े आकार के मंदिर को पूरा किया गया है। सौरभ जी, देवेंद्र मैं आता हूं आपके पास। देखिए, मुझे एक दो स्टेटमेंट्स भी याद आ रही हैं। अभी जब ये नई पार्लियामेंट की कंट्रोवर्सी चली तो लोगों ने ये भी कहा कि भाई राष्ट्रपति का अपमान तो तब भी हुआ था जब राम मंदिर का शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री ने, और उस वक्त नहीं बुलाया था दलित राष्ट्रपति को। अब प्रधानमंत्री जाएंगे उस दिन तो उस पर भी जरूर टिप्पणियां जो है वो की जाएंगी। दूसरा, ये भी तारीख को लेकर के भी विपक्ष ने सवाल उठाया था जब अमित शाह जी ने तारीख एक बार ऐलान कर दी थी। उन्होंने कहा था ये कौन होते हैं तारीख बताने वाले, तारीख बताएंगे तो ट्रस्ट के लोग बताएंगे। अब तारीख आई है, कम से कम सूत्रों के हवाले से तारीख आई है, इल्जाम किसी के ऊपर नहीं लग सकता। लेकिन कितनी बड़ी डेवलपमेंट। नहीं, मुझे लगता है कि इसको 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से देखना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि इस देश में राम मंदिर बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। न तो भारतीय जनता पार्टी और न ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से इसको कोई बहुत अलग से मुसलमानों का कुछ चला गया इस तरह से नहीं दिखाया गया। सबसे पहली बात जो मुझे लगता है कि कही जानी चाहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा इसकी चर्चा होनी चाहिए, जब ये फैसला आया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार विभाग ने, उनके संपर्क विभाग ने बाकायदा 1 महीने का अभियान चलाया, जिसमें सबको ये बताना था कि ये हमारी सांस्कृतिक गौरव की पहचान है, ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। एक विवादित ढांचा था जो गिरा, जिसकी जगह पर यह आया। इसको हिंदू मुसलमान नहीं करना है, सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल होती है, लेकिन अभी भी इसकी जो पूरी जो कमान है वो न्यास के हाथ में है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास। उसके पास जो पैसे आया, उसके पास जो एक तरह से कहें कि जो हिंदू समाज ने या जो दुनिया भर में राम को मानने वाले लोग हैं वो ये मंदिर बना रहे हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसको मुझे लगता है कि आप विवादों में कहें कि राष्ट्रपति महोदय आए या आई या कौन नहीं आया, इस देश में हिंदू आस्था के साथ अगर सबसे बड़ा नाम कोई जुड़ा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक और सामाजिक संगठन के तौर पर है। ये पिछले कई वर्षों में देश ने देखा। और एक उसमें तथ्य मैं जोड़ देता हूं, 4 राज्यों की सरकार राम मंदिर के नाम पर और किसी की नहीं गई, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये बात जिस दिन 22 जनवरी को वो लोकार्पण होगा मंदिर का, उस दिन ये बात लोगों को और ठीक से ध्यान में आएगी
कि कितनी मुश्किल से एक पार्टी अपने एजेंडे से हटती नहीं है, वो कहती है सरकार चली जाए, मंदिर बने। शुद्ध चुनावी बात कर रहा हूं मैं इस वक्त, लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि 2024 के लिए राम मंदिर जो मुद्दा था, या लोगों के बीच में राम मंदिर मुद्दे के तौर पर लेकर के जाना और अपेक्षा करना लोगों के समर्थन की वोट की, उस तौर पर शायद मुद्दा चुक चुका है। लोगों को पता था, फैसला आ गया, मंदिर बनेगा, देर सवेर मंदिर बनेगा। अब वो इलेक्शन से 3 महीने पहले बने या और पहले बन जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी क्या राय? नहीं, देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो 1988 में जब पालनपुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, तब ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में शामिल किया था। पहली बार एक राजनीतिक दल ने इस मुद्दे को अपना मुद्दा बनाया था। तब से लेकर के और 22 जनवरी की जो तारीख अब बता रहे हैं, 2024 को जब मंदिर का उद्घाटन होगा, लोकार्पण होगा, तो प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता भी हैं, तो कम से कम वो एक बार जब लोकार्पण करेंगे तो जनता को ये बताएंगे कि भाई हमने ये वादा 1988 में किया था और आज हम ये राम मंदिर आपको समर्पित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका राजनीतिक लाभ भी मिलेगा भाजपा को, क्यों नहीं मिलना भी चाहिए। जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा कि इस पार्टी ने ही इसको अपने एजेंडे के रूप में इसके लिए पूरा संघर्ष किया, जमीन पर। आपको लगता है ये मुद्दा अभी भी लोगों के बीच रेजोनेट कर रहा है? नहीं, राम मंदिर तो जिस दिन फैसला आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद तो उसके बनने में कोई संदेह नहीं था। लेकिन फिर भी क्या होता है, जब वादा पूरा होता है तो उसका एक असर तो पड़ता ही है निश्चित रूप से। और ये बात सही है कि जो राम मंदिर के मुद्दे का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन फिर भी भाजपा ये कह सकेगी, प्रधानमंत्री जी कह सकेंगे कि भाई पार्टी ने जो वादा किया था वो हमने पूरा किया। तो उस लिहाज से निश्चित रूप से इसका एक असर तो पड़ेगा ही। एक बार उत्तर प्रदेश, खास करके उत्तर भारत में, तो इसका जरूर असर पड़ेगा। एक बार देवेंद्र से यही सवाल, क्योंकि देवेंद्र बीजेपी की इंटरनल जो भी डायनेमिक्स होती है उसको समझते हैं। देवेंद्र, सीधा सवाल है, राम मंदिर के नाम पर जो भी वोट भाजपा को मिलना था, क्या वो मिल चुका है? बिल्कुल नहीं सौरभ, जो वोट मिल चुका है वो आगे बरकरार रखे, ये एक बड़ी चुनौती रहती है। और वो चुनौती एक बार फिर से 22 जनवरी को सफल होती नजर आएगी, जब एक दिखेगा कि इतना बड़ा भव्य राम मंदिर इतने कम समय में बनकर तैयार हुआ और किस तरीके से उसको तैयार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप अंदाजा लगाएं कि जब मंदिर के कॉरिडोर में अलग अलग फ्लोर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूमेंगे और भगवान की पूजा करेंगे, तो फिर उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा पड़ेगा उनके उस छवि के लिहाज से, जिसमें बीजेपी ये दावा करती है कि मौजूदा सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बहुत सारे प्रतिमानों को उसने बनाया है। आज ही भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने क्या क्या किया है उसके बारे में अर्जुन मेघवाल, जो कि संस्कृति मंत्री हैं, वो ब्रीफ कर रहे थे, और उसमें एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे राम मंदिर को भी बताया गया। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा था, बड़ा मुद्दा है, और ये आगे रहेगा इस लिहाज से कि तब हम लड़ाई लड़ रहे थे, आज हम जीत गए हैं और ये जीत देश को समर्पित है। ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, उसका फायदा तो मिलना ही है सौरभ। अच्छा, मैं आज की एक दूसरी बड़ी खबर पे भी जाऊंगा, और वो भी यूं ही हिंदुत्व से कैसे जुड़ रही है, और विपक्ष भी अब कैसे केवल टेंपल रन वाली बात नहीं रह गई जो हम पहले राहुल गांधी के लिए कहते थे, लेकिन कर्नाटक के बाद किस तर्ज पर हिंदुत्व की राह पर विपक्ष कांग्रेस पार्टी चलती हुई दिखाई दे रही है, उसकी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे थोड़ी देर में। एक कमेंट प्रदीप जी का इस पर। प्रदीप जी, पॉलिटिकल रिटर्न्स की कितनी उम्मीद कर सकती है बीजेपी अब राम मंदिर के मुद्दे से? नहीं, मुझे लगता है बहुत उम्मीद होगी। देखिए, कोई बात नई नहीं होती, उसके कहने का अंदाज नया होता है। आप किस रूप में लोगों तक लेकर जाते हैं। देश में पिछले 9 साल में एक हिंदू नवजागरण का माहौल बना है, परिस्थिति बनी है लोगों। अब आप देखिए, अभी आप दूसरी खबर दिखाने जा रहे हैं या इस खबर की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व के उसी पिच पर बाकी सारी पार्टियां आ रही हैं। ये मोदी के एजेंडे की इससे बड़ी जीत और क्या होगी कि जिस पिच से परहेज करते थे कि नहीं ये तो विभाजनकारी है, इस पर नहीं जाएंगे, अब बहस इस पर है कि हमारा हिंदुत्व तो सही है, आपका गलत है। तो सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड तो ये विपक्षी दल आपको अब राम मंदिर जाते भी दिखाई देंगे? अभी तक बीजेपी पूछती है ना सबसे कि रामलला के दर्शन किस किसने किए, अब क्या होगा? दिखाई देंगे जिस दिन उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद अगर नहीं जाएंगे तो ये भी बीजेपी के पक्ष में जाएगा कि भाई इतनी नाराजगी। और एक बात और जाएंगे तो ये याद कराएंगे कि देखिए हमने मंदिर बनाया तो जाना भी पड़ रहा है। अभी जस्टिस सुधीर अग्रवाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जो रिटायर हुए हैं, जिन्होंने फैसला दिया था राम जन्मभूमि वाला, उन्होंने कहा बहुत ज्यादा दबाव था इस फैसले को टाल देने के लिए कि मत दीजिए फैसला। तो उन्होंने कहा अगर मैं टाल देता इस फैसले को तो फिर 200 साल तक कोई फैसला ना होता। तो कितनी तरह की ताकतें लगी हुई थी इसको रोकने के लिए कि ये फैसला ही ना आने पाए, अदालत से कोई फैसला हो ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ ये तो सबको मालूम है। जी।